प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के विभिन्न प्रावधानों के अध्ययन की कड़ी में अन्य प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। पूर्व के अध्यायों में भी हमने रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया है। साख सृजन सेवा अथवा सूचना। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45A से धारा 45G तक में यह प्रावधान है कि रिजर्व बैंक एक ही व्यक्ति या संस्था द्वारा कई बैंकों से ऋण लेने की प्रवृत्ति पर रोक तथा साख के केंद्रीकरण पर नियंत्रण के उद्देश्य से किसी भी बैंक से विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिए गए अग्रिमों एवं ऋणों की सूचना मांग सकता है और इस प्रकार संग्रहित सूचना अन्य बैंकों को दे सकता है ताकि वे बैंक उसका उपयोग उधार देते समय कर सकें। नेक्स्ट, गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाएं प्राप्त करने का नियमन। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45H से 45S तक के प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक को गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाएं प्राप्त करने तथा उनको उधार देने अथवा उपयोग करने की क्रियाओं का नियमन करने के अधिकार प्राप्त हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक किसी भी गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन अथवा प्रोस्पेक्टस निकालने पर रोक लगा सकता है। नेक्स्ट, जमाएं प्राप्त करने पर कुछ शर्तें लगा सकता है। प्राप्त जमाओं संबंधी सूचना मांग सकता है और जमाएं प्राप्त करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर सकता है। धाराओं का उद्देश्य बैंकों तथा गैर बैंकिंग कंपनियों के बीच जमा प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाना तथा जमाकर्ताओं के धन के दुरुपयोग को रोकना है। 20 मार्च 1997 के संशोधित रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45S के द्वारा अनिगमित निकायों की जमाएं स्वीकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिजर्व बैंक द्वारा कृषि साख हेतु 2 विशेष कोषों की स्थापना। 1956 में रिजर्व बैंक ने कृषि साख को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46A तथा 46B के तहत निम्नलिखित 2 विशेष कोषों की स्थापना की थी। नाबार्ड की स्थापना के बाद कृषि ऋणों की वित्त व्यवस्था का कार्य नाबार्ड को सौंप दिया गया और इन दोनों कोषों को नाबार्ड को स्थानांतरित कर दिया गया। ये कोष थे: ए, राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन संचालन कोष। इस कोष की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46A के अंतर्गत की गई है और इसमें प्रारंभ में 10 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने दिए तथा आगामी 5 वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम 5 करोड़ रुपए लाभ हानि खाते से डालने का प्रावधान किया गया। इस कोष का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता था: सहकारी संस्थाओं के अंश खरीदने के लिए, राज्य सरकारों को 20 वर्ष तक की अवधि के ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट, राज्य सरकार की गारंटी पर राज्य सहकारी बैंकों की कृषि कार्यों में सहायतार्थ 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि तक ऋण देना। राज्य सरकार की गारंटी पर केंद्रीय भूमि बंधक विकास बैंकों को 20 वर्ष तक की अवधि के ऋण देना।
राज्य सरकार की गारंटी पर केंद्रीय भूमि विकास अथवा बंधक बैंकों के ऋण पत्र खरीदना। नेक्स्ट, द्वितीय, राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष। इस कोष की स्थापना भी 1956 में रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46B के अंतर्गत की गई। कोष में रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम 5 वर्षों में हानि लाभ खाते से कम 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष डालने का प्रावधान किया गया था। इस कोष का उपयोग देश में सूखा पड़ने अथवा अन्य किसी प्राकृतिक विपदा के वर्ष में राज्य सहकारी बैंकों को 15 महीने से 5 वर्ष की अवधि के मध्यकालीन ऋण देने के लिए किया जाता है। अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्राप्त ऋणों का पुनर्भुगतान भी किया जा सकता है। नाबार्ड की स्थापना के बाद ये दोनों कोष नाबार्ड को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। रिजर्व बैंक द्वारा औद्योगिक वित्त कोष की स्थापना। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 46C के अंतर्गत कृषि वित्त कोषों की भांति औद्योगिक वित्त व्यवस्था हेतु 1964 में रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त दीर्घकालीन संचालन कोष की स्थापना की गई, जिसमें प्रारंभ में रिजर्व बैंक ने 10 करोड़ रुपए डाले तथा बाद में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए लाभ हानि खाते से डालने का प्रावधान किया गया। उक्त कोष का उपयोग भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निम्नलिखित कार्यों के लिए कर सकता है: औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों के अंश ऋण पत्र आदि खरीदने हेतु ऋण देने के लिए, अन्य वित्तीय संस्थाओं के अंश ऋण पत्र आदि खरीदने के लिए, विकास बैंक द्वारा निर्गमित ऋण पत्र खरीदने अथवा उसके अन्य कार्यों हेतु। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक के लाभ संबंधी प्रावधान। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद 1949 से रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि रिजर्व बैंक को होने वाला वार्षिक शुद्ध लाभ प्रति वर्ष केंद्र सरकार को सौंप दिया जाएगा। यह लाभ आयकर से भी मुक्त रखा जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर की घोषणा। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत प्रावधान है कि रिजर्व बैंक समय समय पर बैंक दर की घोषणा करेगा, जिस दर पर वह विनिमय बिलों तथा अन्य व्यापारिक पत्रों को खरीदेगा अथवा उनकी पुनर्कटौती करेगा। वर्तमान में बैंक दर में कई बार परिवर्तन किया जा चुका है। बैंक दर 12% तक बढ़कर 30 अप्रैल 2003 से 6% थी और वर्तमान में भी समय समय पर बैंक दर में परिवर्तन किया जाता है। रिजर्व बैंक के खातों का अंकेक्षण एवं जांच। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 50, धारा 51 तथा धारा 52 के अंतर्गत रिजर्व बैंक के सभी खातों के अनिवार्य अंकेक्षण का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार कम से कम 2 अंकेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। यह अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि भारत सरकार चाहे तो रिजर्व बैंक के हिसाब किताब की जांच के लिए अंकेक्षकों के अतिरिक्त भारत के महा अंकेक्षक एवं नियंत्रक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी आदेश दे सकती है। रिजर्व बैंक में अलग कृषि वित्त विभाग की स्थापना भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि वित्त के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। धारा 54 के अंतर्गत रिजर्व बैंक में ही एक अलग कृषि वित्त विभाग खोला गया है।
जो निम्नलिखित कार्य संपादित करता है। ए, कृषि साख संबंधी पूर्ति प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करना। विभाग रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य साख संस्थाओं के कृषि साख पूर्ति प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करता है। नेक्स्ट, कृषि विशेषज्ञों का स्टाफ रखना। इस हेतु कृषि साख संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य साख संस्थाओं की कृषि साख के संबंध में सलाह देता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में विभिन्न कार्य संपादित किए जाने वाले संबंध में अधिनियम के दंड संबंधी प्रावधान भी है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58B के अंतर्गत रिजर्व बैंक को जानबूझकर गलत सूचनाएं प्रेषित करने, सूचना न देने अथवा विलंब करने की स्थिति में और धारा 31 का उल्लंघन करने अथवा ऋण संबंधी गोपनीयता भंग करने पर दोषी व्यक्ति के दंड की व्यवस्था है। इसमें जानबूझकर असत्य विवरण देने पर 3 वर्ष का कारावास धारा 58B(1) के अनुसार, सूचना देने में भूल चूक या विलंब होने पर धारा 58B(2) के अंतर्गत अपराध के लिए 2000 रुपये का आर्थिक दंड अथवा अपराध जारी रहने तक 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड दिया जा सकता है। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उस विपत्र की राशि तुल्य अर्थदंड की व्यवस्था धारा 58B(3) के अंतर्गत है। ऋण संबंधी गोपनीयता भंग करने के दोषी व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 58B(4) के अंतर्गत 6 माह का कारावास अथवा 1000 रुपये का अर्थदंड अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती है।